नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। और आज जिस तरह से जिस मुद्दे को लेकर हम बातचीत करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। दरअसल पश्चिम बंगाल के नदिया से खबर आई जिसमें एक मूर्तिकार की तकरीबन 50 से 60 मूर्तियां तोड़ दी गई। और ये काम किया दो लोगों ने, जिनका नाम था अमित और असित दास। हालांकि पहले इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी और कहा यह जा रहा था कि ये टीएमसी से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें संरक्षण मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब गिरफ्तारी हो चुकी है दोनों की, लेकिन काफी लंबे समय के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज भी सामने थे, लेकिन उसके बाद भी गिरफ्तारी में देरी क्यों हुई, इसको लेकर ही कई सवाल किए गए। आज हम इस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ राधिका भट्टाचार्य शाह जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। और जितेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, इसको लेकर काफी विरोध भी हुआ। और सीधे तौर पर जिस तरह से आरोपियों की गिरफ्तारी काफी देर में हुई है, और इसको लेकर सवाल ये उठ रहे थे कि कहीं ना कहीं जो हिंदू है वो सुरक्षित नहीं है पश्चिम बंगाल में, वरना इस तरह की हिमाकत भी कोई नहीं कर पाता। सबसे पहले रिएक्शन में लेना चाहूंगी आचार्य संजीव जी का। आचार्य जी, देखिए जिस तरह का माहौल इस वक्त पश्चिम बंगाल में बना हुआ है, तो हिंदू कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, जिसके चलते इस तरह की जो घटनाएं हैं, जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, उन्होंने एक पल भी ये नहीं सोचा कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। और वाकई ऐसा हुआ भी, क्योंकि कार्रवाई करने में जब बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ, तब जाकर इस पर एक्शन लिया जाता है और इन दोनों की गिरफ्तारी हो पाती है। क्योंकि ये लोग विशेष समुदाय से जुड़े हैं, एक विशेष जहां जो वहां पर सरकार चल रही है, और वो सरकार जो है एक नाकाम सरकार है, देश के लिए राष्ट्र के हित में नहीं है वो सरकार। आचार्य जी, और वो एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो जिन दोनों ने मूर्तियों को तोड़ा था, इनके नाम है अमित दास और असित दास, दोनों भाई हैं। कोई और कोई हालांकि दिक्कत विशेष समुदाय से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन डर नहीं था इन्हें अपने खिलाफ कार्रवाई का। जी। पर ये क्योंकि हमें लगता है किसी ममता सरकार का या किसी का इनके साथ में जरूर हाथ होगा, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। बात ये नहीं कि विशेष समुदाय से ये जुड़े नहीं है, ये भले ही हाँ, हमारे टीएमसी समुदाय का से। संरक्षण जरूर इन्हें मिला है। ये बात, ये जो जानकारी सामने आई थी कि टीएमसी का संरक्षण इन्हें मिला है, जिसके चलते इनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि इन्होंने इस पूरी हाँ, वारदात को अंजाम दे दिया। वही मैं कह रहा हूँ बहन जी। और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि इनके नाम हम लोगों से मिलते हुए नाम है, ये कोई नहीं। जो व्यक्ति गलत करेगा, नहीं तो ये माला झोली में जो जपता हूँ उसका बेकार है जपना कि मैं विशेष समुदाय का विरोध करूं और जो गलत सरकार उसका विरोध करूं, और हमारी सरकार या हमारा कोई व्यक्ति गलत करे तो उसका मैं सपोर्ट करूं। इट इज इम्पॉसिबल। मैं आचार्य हूँ वृंदावन से। दूसरी बात, जी। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और बहुत इनको भिगा भिगा करके इनकी पिटाई होनी चाहिए। और मूर्तियों को तोड़ना, एक गरीब व्यक्ति या अमीर व्यक्ति, जो व्यक्ति मूर्ति बनाता है, अरे कितनी मेहनत लगती है, और वो भी विशेष हम लोगों के देवी देवताओं की ये तोड़फाड़ करना, ये तो एक आतंकवाद है। कोई व्यक्ति इस तरह के आतंकवादी बन जाएगा, तो ऐसे लोगों की कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। और पुलिस से मैं मांग करता हूं कि इनको अच्छी तरह रिमांड पे लिया जाए, और इनसे पूछा जाए कि किस समुदाय के लोगों से ये बढ़ चढ़ करके आए हैं, किससे इनको पैसा मिला है जो इस तरह की घटिया कार्यक्रम को इन्होंने अंजाम दिया है। मैं ऐसे लोगों को बहुत जल्दी दंड मिलना चाहिए। जी। बिल्कुल, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए राधिका जी। और क्यों, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति से प्रेरित ज्यादा है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पश्चिम बंगाल के हालातों की बात की जाए तो यहाँ पर एक विशेष समुदाय को तो काफी संरक्षण मिलता है, लेकिन अगर हिंदू धर्म से जुड़ा कोई है या कोई पर्व मनाया जा रहा है, तो वहां पर उतनी संरक्षण जो है उन लोगों को नहीं मिलता है। कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, रामनवमी का जुलूस की बात हो, चाहे दुर्गा पूजा की बात हो, हमने देखा किस तरह से वहां पर हिंदुओं के साथ भेदभाव होता है। तो जी, क्या माना जाए, क्या हिंदू पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है? और जिस तरह से 60 से 70 मूर्तियों को तोड़ा गया, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि टीएमसी का संरक्षण इन दोनों को मिला हुआ था, और शायद यही वजह थी जिसके चलते इनके हौसले इतने बढ़ गए कि इन्होंने यहाँ पर मूर्तियां तोड़ दी है। जीतू जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके पैनलिस्टों को नमस्कार। नमस्कार सर। जीतू जी, बंगाल में इनफैक्ट जो हम लोगों को दिख रहा है, बेसिकली सत्ता का संघर्ष हो रहा है। और कल की जो ये शांतिपुर की घटना है, कल परसों की, एक मूर्ति बनाने वाले कलाकार थे जो कच्ची मूर्तियां बना करके फिर पक्की करके देवियों की मूर्तियां बना के उनको बेचा करते थे उनको। इनफैक्ट जो समाज
के अंदर जो विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, और जहां तक सूचनाएं हम लोगों को प्राप्त है, शायद वो नशे में, उस व्यक्ति ने रात्रि में नशे में उन कच्ची मूर्तियों को तोड़ने का काम किया। तो निश्चित तौर पे एक इंसान के नाते, एक ह्यूमन के नाते, और चूंकि वह उसका व्यापार था, तो हमें नहीं लगता है कि कहीं से भी यह चीज सही था। अब इसका दूसरा राजनीतिक एंगल आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है। जितनी भी प्रकार की जो मुद्दे हैं, खास करके वैसे सेंसिटिव मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, और उन्हीं में से यह एक मुद्दा है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी तो चाह रही है कि किसी तरह ध्रुवीकरण की बातें हो जाए, लेकिन दूसरी ओर ममता बनर्जी उतने ही मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। तो हमें लगता है कि इनफैक्ट यहाँ कोई हिंदू या कोई इस तरह की बातें नहीं है, ये सत्ता का खेल है। सत्ता का खेल के लिए आप भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से मैनिपुलेशन कर रही है, और टीएमसी अपने हिसाब से मैनिपुलेशन कर रही है। बिल्कुल, लेकिन डर इस बार जरूर बना हुआ है। आगामी समय में चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को ये डर है कि इस बार बीजेपी उनके किले में सेंध ना लगा दे, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि हिंदुओं को लेकर भी वो साथ चलने की बात कहती हुई नजर आती है। हालांकि इसके चलते उनका जो एक पोलराइजेशन वाला मुद्दा है वो थोड़ा सा हल्का पड़ जाएगा, और जो विशेष धर्म के प्रति उनका जो प्यार दिखता है वो थोड़ा कम दिखेगा। लेकिन वो एक बार फिर से कोशिश करती हुई दिखाई दी कि मैं सभी धर्मों के साथ हूँ। हालांकि पश्चिम बंगाल में क्या होता है ये सभी को पता है। नहीं, देखिए क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी जिस ट्रैक पे चल रही है, तो निश्चित तौर पे ममता जी को इस चीज का तो एहसास है कि ममता जी भी ठीक उसी ट्रैक के कुछ अंश पे चलने का तो निश्चित तौर पे प्रयास कर रही है, क्योंकि बंगाल के अंदर अभी भी तो बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है जी। तो निश्चित तौर पे ममता बनर्जी ये चाहेगी नहीं कि हिंदू बहुसंख्यक जो हिंदू आबादी है वो टीएमसी से मैंने किसी खास वर्ग के लिए वो नाराज हो जाए। तो इसलिए ममता बनर्जी बहुत बैलेंस तरीके से निश्चित तौर पे इस चीज को मैनेज करके चलेगी, और हमें लगता है कि आगामी कुछ महीनों के बाद बंगाल में एक अच्छी लड़ाई देखने को मिलेगी। जी, लेकिन उससे पहले जो विवाद उठने लगे, उससे लगता है कि लड़ाई जो मेन शुरू होगी उससे पहले ही हमें कुछ इंसिडेंट्स अब देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि जब चुनाव होंगे तब माहौल और भी ज्यादा यहाँ पर कुछ और तरीके का रूप देता हुआ दिखाई देगा। हमारे साथ राधिका जी एक बार फिर से जुड़ गई है। राधिका जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल हम आपको सुन पा रहे हैं। राधिका जी, देखिए जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, और सीधे तौर पर सवाल यही है कि ये जो दो लोग थे, जो दो युवक थे, ये हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये टीएमसी का संरक्षण है, जिसके चलते लगातार सीसीटीवी फुटेज सामने थे। इन्होंने जो कार्रवाई की वो गलत थी, मूर्तियों को तोड़ा, लेकिन उसके बाद भी बहुत देरी से इनके खिलाफ कार्रवाई होती है। पुलिस प्रशासन को लेकर सवाल उठते हैं। दूसरा ये कि आखिर क्या इन्हें डर नहीं है, खौफ नहीं है, और यहाँ पर बेखौफ घूमकर ये मूर्ति तोड़ देते हैं। हालांकि शराब के नशे में थे, तमाम तरह की बातें कही जा रही, लेकिन फिर भी डर और एक तरह से जो कानून व्यवस्था है पश्चिम बंगाल में वो कहाँ पर है, इसको लेकर सवाल उठने लगते हैं। जब कोई काम करे सक्षम के बगैर एक भी नहीं होता गया है कि ऐसा काम करो हिंदुओं का जो ऐसा हाल में लेके आओ इलेक्शन के पहले हिंदू जाए कि देखिए साथ ऐसा हो सकता है। ये दोनों भाई अमित और असीत जो है दास, वो एक एग्जाम्पल है बात की कि पश्चिम बंगाल में अभी बात हो रही ममता जी हिंदुओं को के साथ अच्छा सलूक करेगी क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ममता जी अपनी राजनीति वो 40% मुसलमान सपोर्ट से ही चलाती है, ये तो मुझे गारंटी है। और हिंदू के कुछ परसेंटेज मेरे को आ जाता है तो मैं एकदम मेरा सक्षम है सब कुछ। ये जो इंसिडेंट ये कोई पहले
तो है नहीं पश्चिम बंगाल में। आप राधिका जी, आपकी बात जो आपकी आवाज वो स्पष्ट बहुत ज्यादा नहीं है आ रही, लेकिन जो हमने समझा आप कह रही हैं कि ये चुनावी माहौल के चलते ऐसा है। और हालांकि हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी जो इनका मेन वोट बैंक है वो एक विशेष धर्म से ही आता है, जिसके चलते अभी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती है और संरक्षण ऐसे लोगों को मिलता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये भी सवाल बनता है, क्या एसआईआर हो रहा है और इसके चलते जो अवैध घुसपैठिए उनके नामों को बाहर किया जाएगा? क्या ममता दीदी को ये डर है कि उनके गढ़ में अब सेंध लगने वाली है? बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, राधिका जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। बिल्कुल, ममता जी अभी बौखला गई है। कल के आपने दृश्य देखे होंगे, ईडी गए थे, किस तरीके से लगता था कि उनके ऊपर भूत सवारा हुआ है। एक चीफ मिनिस्टर अपना ऑफिस छोड़ के चली जाती है आईपैड के ऑफिस में, क्या कहलाता है जी। ये? वो अभी मैं हमेशा कहती हूँ, मरता क्या नहीं करता। वो अभी हर एक के मंसूबे का वो सोचेगी कि किस तरीके से हम आवाम के मस्तिष्क को हम इफेक्ट कराए, उस पे हम ऐसा कराए कि हिंदू डर जाए। और वैसे भी आपको पता है इलेक्शन के पहले गुंडागर्दी किस तरीके का होता है। हिंदू घरों में जाके लोग बोलते मत जाना मत देने के लिए, और अगर हमें पता चला तो लोगों को मत दिया मत जाएंगे, बेटियों को बहिष्कार होगा, लड़कों को बेटों को टंगा देंगे पेड़ पे। ये सारी जो एक खौफनाक डर का माहौल बनाया है, जो वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से सीखे थे और उसे बरकरार रखा है, यही इसका काल अभी शुरू हो गया है। मैं मानूंगी कि तो भाइयों ने कि जरूरत हुई 60-70 जी, कहा, हाँ, यही चलिए ठीक है। यानी कि जो हम आपको समझ पाए, आप कह रही हैं कि वाकई एसआईआर का जो एक प्रभाव है वो यहाँ पर दिखने लगा है। ममता बनर्जी को भी इस बार डर है, क्योंकि इस बार एसआईआर को लेकर भी काफी विरोध कर रही हैं। हालांकि बिहार में भी विरोध हुआ था, लेकिन पश्चिम बंगाल में विरोध का डर है, क्योंकि डर इस बात का एक, जो अवैध घुसपैठिए थे, जो फर्जी मतदाता थे, उनके नाम कटने अब तय है। आचार्य जी क्या कहेंगे? वाकई ये बहुत बड़ी जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से शुरुआत की गई एसआईआर की, कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए, उन पार्टियों के लिए एक तरह से बहुत बड़ा झटका रहने वाला है, जिनका एक अच्छा खासा वोट बैंक उस क्षेत्र में है। बिल्कुल बिल्कुल, इनके लिए बहुत बड़ा झटका लगेगा और लगेगा ही, क्योंकि अधर्म की रोटी बहुत दिनों तक नहीं चल सकती है। मनु जी कहते हैं अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति केवलम। जो देश के सर्वोच्च मानव हुए, जिनके द्वारा हम लोगों की उत्पत्ति के कारण हम लोगों को मानव कहा जाता है। तो श्री मनु जी महाराज ने कहा कि अन्याय अनीति 10 वर्ष तक चमकती, उसके बाद नहीं। तो क्योंकि अब विनाश होने का समय आ गया है, क्योंकि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अब क्योंकि अब इन्होंने रोहिंग्याओं को बसाकर उनके द्वारा वोट लेकर के और ये गंदी राजनीति करके ये सीएम बनी रही या बने रहे, जो भी हैं, जहां भी जिस भी प्रदेश में, उस सबके लिए कह रहा हूं, एक के लिए नहीं कह रहा हूं। तो गलत काम मत करो भाई, सही काम करो। जो आज जनता जिस तरह से योगी और मोदी को चाहती है, तो उनके अच्छे कामों की वजह से चाहती है। किसी का कोई नाम विशेष नहीं होता बहन जी। तो इसलिए अच्छे काम करो, गलत काम करोगे तब तो रोना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अब वो घड़ा भर चुका है और बस फूटने वाला है। और निश्चित रूपेण इस बार भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है परचम लहरा रही है बंगाल में, और बहुत दिव्य होगा और बहुत अच्छा होगा। जिसने सोचा नहीं होगा वो होगा। और पिछले बार भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब क्योंकि कुछ अराजकता कुछ दिनों तक चलती है, तो वो अराजकता का अब घट भर चुका है और वो फूटने वाला है। और जय श्री राम का नारा हर जगह गुंजायमान होने वाला है। अरे भाई, ये तो भारत है, जब विदेशों में भी जय श्री राम के नारे गुंजायमान हैं, गूंज रहे हैं। और ये योगी मोदी जी की वजह से आज तक कोई ऐसा पीएम सीएम नहीं हुआ भारत की धरती पे, जिसने ऐसा परचम भारत का नाम ऐसा जागृत किया हो। तो अब रोहिंग्या और ये सब जो गुंडागर्दी जी थी, अब नहीं चलेगी मुझे लगता है। तो इस बार बहुत जी बड़ा ठीक है। आनंद अच्छा होगा। जी। जी जितेंद्र जी, तो देखिए लगातार ये सवाल उठते रहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तरफ से कि एसआईआर कराया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन की इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत है और केंद्र के कहने पर ये सब हो रहा है। लेकिन इसका जो प्रभाव है
वो सभी पार्टियों पर बराबर पड़ेगा। यानी यहाँ पर लेकिन डर किस बात का है, जो अवैध घुसपैठिए हैं, जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, उनके नाम कटने तय हैं। और ऐसे में ममता बनर्जी की जो इस बार की रणनीति है वो थोड़ी बदली हुई दिखाई दे रही है। कल भी हमने देखा आईपैक के ऑफिस के बाहर जिस तरह से कार्रवाई होती है ईडी की, किस तरह से वो एक ग्रीन फाइल को अपने हाथों में लेकर चल रही होती हैं। और क्या ये माना जाए कि क्या उस फाइल में ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, अगर वो बाहर आते हैं, वो सबूत बाहर निकलते हैं, तो ममता बनर्जी के लिए भी मुश्किलें पैदा हो सकती है। देखिए गीतू जी, पहले आपको एक चीज समझना होगा। ममता बनर्जी भारतीय राजनीति के अंदर और बंगाल के अंदर एक बहुत जुझारू महिला नेत्री हैं, और ममता बनर्जी एक संघर्ष का प्रतीक है। चाहे उन्होंने कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरू की या फिर वो खुद का अपना व्यक्तित्व उन्होंने खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर उन तमाम हथकंडों को अपनाना चाहती है जिससे वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंच पाए, और ममता बनर्जी इस चीज को इस दफा पूरे बारीकी से समझ चुकी है। उन्होंने क्या देखा अच्छा, इसमें कि सिर्फ बिहार बीजेपी की मंशा है, बीजेपी की मंशा है। आरजी करके अगर हम बात करते हैं, संदेश खाली की बात करते हैं, लोगों को गुस्सा नहीं है। नहीं, लोगों की बात की मैं आपको पहले बीजेपी और टीएमसी की बातें को पहले आप समझ लीजिए कि एक्चुअली दिक्कत प्रॉब्लम कहाँ है और फायदे कहाँ हैं। ममता बनर्जी क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव हुआ, एन वक्त पे ईडी की एंट्री होती है, झारखंड के अंदर चुनाव होते हैं, एन वक्त पे ईडी की एंट्री होती है, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होते हैं, एन वक्त पे ईडी की एंट्री होती है। उससे ममता बनर्जी की कान खड़ी थी। जब जैसे ही ममता बनर्जी को यह चीज का एहसास हुआ, आप देखें कि वो महिला नेत्री मुख्यमंत्री सीधे एपिक के ऑफिस पहुंच गई और उन्होंने क्या कहा कि आप मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को नहीं उठा के ले जा सकते हैं। अगर यही काम मैं आपके बीजेपी कार्यालय के अंदर बंगाल पुलिस से छापा मरवा दूं तो निश्चित तौर पे इसका साफ मैसेज ममता बनर्जी ने दिया कि मैं केंद्र सरकार की एजेंसियों से लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन चुनाव में झुकने को तैयार नहीं हूं। ठीक है, चुनाव में झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन अपने ही अंदरूनी, अपने ही राज्य में अगर कुछ गलत होता है किसी बेटी के साथ, तब वो इतनी तत्परता नहीं दिखाती है। तब वो समय देती है उन आरोपियों को कि जाइए, सारे सबूत नष्ट कर दीजिए, बस मुझे अपनी सत्ता से मतलब है। तो आप इसको सही मानेंगे क्या? नहीं, ये भी यहाँ भी उनकी देखिए क्या है, ममता बनर्जी निश्चित तौर पे वहां पे सही नहीं है, लेकिन बंगाल में जो हो रही है, दोनों राजनीतिक पार्टियां निश्चित तौर पे मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि सत्ता के लिए दोनों राजनीतिक पार्टियां साम दाम दंड भेद की नीतियां पे चरम पर हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को भी वहां के बेरोजगारों से कोई मतलब नहीं है, वहां के गरीबी से कोई मतलब नहीं है। टीएमसी को इतने दिन आप ये सत्ता कह में रहे है। हैं कि बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही है अपनी अपनी रणनीतियों के तहत, और जो कि राजनीति में होता है। और ऐसे में बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल देखना होगा जो 2026 का जो मुकाबला होने जा रहा है, विधानसभा चुनाव होंगे, कांटे की टक्कर ये मानी जाए, क्योंकि दोनों ही तरफ से पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। हम भी देख रहे हैं अमित शाह भी लगातार पश्चिम बंगाल के दौरे कर रहे हैं, और कुछ बड़ा खेल हो सकता है, इस तरह की बात भी बिल्कुल। सामने आने लगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। जय श्री राम।